कहते हैं कि रामायण में लक्ष्मण को बचाने के लिए हनुमान जी ने जिस संजीवनी बूटी को खोज निकाला था, कलयुग में उसी संजीवनी बूटी को खोजने का काम किया है आचार्य बालकृष्ण जी ने। और इन्हीं सैकड़ों हजारों संजीवनी बूटियों के जरिए आज पतंजलि एक बड़े ब्रांड के तौर पर उभरा है, जो कई सारी विदेशी कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जाने लगा है। और इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे। खुद हमारे साथ हैं आचार्य बालकृष्ण जी। आपका स्वागत है बहुत वक्त CNBC आवाज के लिए आपने वक्त निकाला। और मेरे जहन में यही सवाल उठ रहा था कि जब आपने पतंजलि को 2006 में बनाया, स्थापित किया, उसके बाद से लेकर के अब तक जहां पतंजलि जिस मुकाम पर आप देख रहे हैं, क्या आपने उम्मीद की थी कि इस मुकाम पर हम पहुंच जाएंगे? हमारा लक्ष्य लोगों के लिए जितना बन पाए हम लोग सेवा कर सके, ये भाव से हम लोग बढ़े थे कि उस सेवा कार्य को हम किस रूप में ले पाएंगे, ये हम लोगों ने एक तरह से पूरी तरह से देशवासियों पर हमने छोड़ा हुआ था। पतंजलि बढ़ने का अर्थ मैं ऐसा मानता हूँ, स्वदेशी का बढ़ना। देश बहुत बड़ा है और आज हम जहाँ पहुंचे हैं वह एक बहुत छोटा क्षेत्र है, उसमें और हम आगे बढ़ेंगे। जितनी तेजी से हम पिछले 11 साल में बढ़े हैं, उससे कहीं ज्यादा तेजी से आने वाले दिनों में बढ़ेंगे। लेकिन चूंकि हम बिजनेस चैनल वाले हैं, थोड़ा सा आंकड़ों में ज्यादा भरोसा करते हैं कई बार। तो आप लोगों ने एक लक्ष्य दिया था कि 2016-17 में हमारा 5,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए हो जाएगा टर्नओवर। मुझे लगता है उस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। हम नजदीक हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे कारण बनते हैं। उसमें हम लोगों की व्यवस्थाओं में भी, क्योंकि टीम है और टीम के साथ काम करने के लिए एक पूरा जो स्वरूप बनता है, उसके लिए भी एक समय की आवश्यकता होती है। जो थोड़ा कम है, तो समय की आवश्यकता के अनुसार हम गति ना कर पाए तो थोड़े से कहीं हम कुछ पीछे रह सकते हैं, पर लगभग हम पहुंच रहे हैं। स्वदेशी जो है उसका आंदोलन चला था एक वक्त, जब आजादी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे। अब 2022 एक ऐसा साल आने जा रहा है जहां पे आजादी के 75वें साल में हम प्रवेश करेंगे, और सरकार भी इस मौके को बहुत जोर शोर से आयोजन के तौर पर करना चाहती है। तो पतंजलि 2022 को किस तरीके से देख रही है? जिस तरह से हमारे वीरों ने, शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने जिस स्वदेशी के लिए, जिस स्वतंत्र राष्ट्र के लिए उन्होंने अपने जवानी जीवन सब लगा दिया, और उन्होंने जो सोचा कि इस देश के अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए जो उनका स्वप्न और संकल्प था, पतंजलि पूरा प्रयास करेगा उन वीर और शहीदों को हम नमन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, अपने कार्यों से, शब्द से नहीं, उस स्वदेशी की स्थापना से हम उनको प्रणाम करें, ये हमारा संकल्प रहेगा। अब मुझे लगता है शायद यही वजह है कि आजकल आपके कुछ विज्ञापनों में हम देख रहे हैं कुछ शहीदों की तस्वीरें भी इस्तेमाल हो रही हैं। हम लोगों ने विज्ञापन के रूप में उनको याद नहीं किया है, हमने उनके संकल्प और उनकी सोच के रूप में उनको याद किया है। वो हमारे लिए आदर्श है, हमारे लिए उदाहरण है, हमारे लिए वो कोई व्यापार या वस्तु बेचने के साधन नहीं है। कुछ लोग ये आलोचना भी करने लगे कि अपने कारोबार को, अपने प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए अब शहीदों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यदि वो हमारे आदर्श हैं, यदि हम मानते हैं, उनको आदर्श के रूप में दिखाना ये देश के लिए गर्व और गौरव की बात है। जिन लोगों ने हमारी माँ, बहन, बेटियों को, उनके अर्धनग्न चित्रों को, हमारी संस्कृति के जो मूल तत्व थे, उन तत्वों को नकारते हुए उस तत्व को ध्वंस करने का काम किया है, उन लोगों को तो उसके विषय में सोचने का भी अधिकार नहीं है। हालांकि विज्ञापन में जिस तरह के दावे किए जाते रहे, उसको लेकर मुझे लगता है कुछ लोगों को आपत्तियां हैं। कई बार आपने देखा विज्ञापन, मैं उसमें दो बात कहना चाहता हूँ। देखिए, एक पहली बात तो ये है कि कभी भी किसी भी तरह की जो हमारे जो उत्पाद हैं, हमने कहा कि यदि आपको दांत को स्वस्थ रखना है तो दंत मंजन का प्रयोग, टूथपेस्ट का, दंत कांति का प्रयोग करिए। हमने कभी नहीं कहा कि वो दंत जो टूथपेस्ट प्रयोग करोगे तो उससे क्षमा करिएगा लड़की पटेगी। हमने ऐसा कभी नहीं कहा, उससे उसका कोई दूर का संबंध नहीं है। आपको यदि हमको शेविंग क्रीम बेचना है तो हमने माँ, बहन, बेटियों का प्रयोग नहीं किया, हमारा ऐड नहीं है। एक तरह से वो एक इन्फॉर्मेशन है। हम लोगों ने उसको एक इन्फॉर्मेशनल एक सिस्टम बनाया कि हम उनको ये बता सके कि हम क्या चीज दे रहे हैं, वो क्या काम आता है, उसके क्या गुण है, उससे क्या फायदे होने वाले हैं। इसके बावजूद मैं ये जानना चाहूंगा, उनको इसलिए परेशानी है जिन संस्थानों की आप बात कर रहे हैं, वस्तुतः वो आपस के ही जो उनके लूट थी, उन लूटों में जो एक खींचातानी थी, उनको रोकने के लिए उन्होंने एक संस्था का निर्माण किया, और उस संस्था का काम इतना ही था कि आपस के जो
कला है, आपस के जो मुद्दे हैं उनको आपस में सुलझा लिया जाए, उसके पास इतना अधिकार था और उसी के लिए वो संस्था बनाई गई थी। तो वो उनके लिए जिम्मेदार हैं जो उनसे जुड़ी हुई संस्थाएं हैं। उन संस्था से बाहर के लोगों के लिए वो जवाबदेही या जिम्मेदार नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि ये भी हम लोग काफी केस आदि भी अभी मुकदमे कोर्ट आदि चल रहा है, तो कोर्ट से निर्णय होगा। पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ पतंजलि मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारी जवाबदेही जनता के लिए, देश के लिए है। जिन कंपनियों की आप बात कर रहे हैं उनकी धो धनी का पता नहीं है, कौन बनाता है, कौन मालिक है, कौन जिम्मेदारी लेता है। जो प्रचार करने वाले लोग हैं वो उनको उसके बदले में पारिश्रमिक मिलता है, पारिश्रमिक के बेस पर वो लोग प्रचार करते हैं, उनको उन उत्पादों से और या उन पदार्थों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ पर जिम्मेदार व्यक्ति बैठे हैं, सुदेश स्वामी जी हैं, हम सामने हैं, हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि पतंजलि की कोई भी चीज होगी, जो चीज है वो पूरी शुद्ध, पूरी प्रामाणिकता के साथ में, ये भी हमारा पूरी प्रामाणिकता के साथ लोगों के साथ वादा है कि उसका 100% जो इनकम होगा वो देश के कार्यों के लिए, समाज के कार्यों के लिए, एजुकेशन के लिए, इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए, एक तरह से शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था काफी हद तक हमें दिखे भी जब हम यहाँ पे गए। आप देख रहे हैं जहाँ हम घूम रहे हैं, जहाँ घूम रहे खुद नर्सरी, यहाँ नर्सरी में हम लोगों ने कोई गवर्नमेंट से ऐड नहीं लिया। आज यहाँ 850 से ज्यादा औषधीय प्रजाति हैं। देश का पहला आयुर्वेदिक म्यूजियम हमने बनाया बिना किसी से ऐड लिए। आज बायोसेफ्टी लेवल 3 लेवल का हम लोगों ने लैब बनाया है, 250 से 300 साइंटिस्ट काम करते हैं। आचार्य, जब ये आरोप लगते हैं कि आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में जो विज्ञापन दिया कि यहाँ का बना प्रोडक्ट है, यहाँ का जांच किया हुआ प्रोडक्ट है, वो झूठा निकला, वो सच नहीं था, इस तरह के आरोप लगते हैं और कोर्ट से फैसले भी आ जाते हैं, तो दुख होता है या फिर लगता है कि और चेक एंड बैलेंस की जरूरत है? दोनों बातें हैं। देखिए, एक तो जब प्रायोजित षड्यंत्र होते हैं तब थोड़ा कष्ट होता है कि इस तरह के षड्यंत्र जो है बड़े दुखदायी हैं। जिन लोगों की हित बाधित होते हैं, ये सामान्य सी बात है भाई लक्ष्मण जी, कि जो लोगों की हित बाधित हो रहे हैं वो तो षड्यंत्र करने का प्रयास करेंगे ही, वो कोई नई चीज नहीं है। इसके लिए हमारा पूरा जो देश है, देश के जो लोग हैं वो पूरी मुस्तैदी के साथ उसके लिए खड़े हैं। मुझे लगता है स्वामी जी, एक चीज में आपको भरोसा करना चाहिए आचार्य जी, कि निंदक नियरे रखिए, ठीक आलोचना करने दीजिए, ताकि आपको भी अपने प्रोडक्ट को, अपनी व्यवस्था को और ज्यादा दुरुस्त और बेहतर करने का मौका मिलता है। कुछ हो सकता है गलत मानसिकता से ही सही, लेकिन आलोचना करते रहना। नहीं लक्ष्मण भाई, इसमें इतनी बात कहना चाहता हूँ, हमको निंदा में बड़ा आनंद आता है। आप निंदा करिए, चर्चा करिए, प्रश्न उठाइए, परंतु षड्यंत्र न करिए। षड्यंत्र जो होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। हम जनता और पब्लिक के बीच में हम उनकी सुनते हैं, लोग शिकायत भी करते हैं, हम उनका समाधान भी करते हैं, परंतु जो षड्यंत्रकारी हैं जानबूझ करके, पीछे अभी एक सोशल मीडिया में काफी वो वायरल हुआ एक था कि पतंजलि को लेकर के, मैं भी देख रहा था, लोगों ने बहुतों ने पूछा। हालांकि मुझे खुशी इस बात की है कि उसने तो सोचा होगा कि उसको बहुत प्रशंसा मिलेगी, पर जितने उसको लोगों ने भज पीटा, हमारे कोई लोग नहीं, देश ही हमारा है, तो लोग अपने आप जानते हैं। मैं समझ गया कि आपका बहुत साफ कहना है कि आलोचना करिए, स्वस्थ आलोचना करिए, षड्यंत्र नहीं करिए, झूठी आलोचना नहीं करिए। लेकिन ये षड्यंत्र या फिर झूठी आलोचना जिसे आप कह रहे हैं, इन सब की चुनौतियों के बीच पतंजलि का कारोबार आने वाले दिनों में कैसा होने वाला है, आपके घर में पतंजलि के कौन से प्रोडक्ट और ज्यादा आने वाले हैं, इस पर बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम बातचीत कर रहे हैं पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण जी से। हम अब ये जानना चाहेंगे आचार्य जी कि मैं सोच रहा था कि आप संस्कृत में पढ़ाई लिखाई की है, आपको पहाड़ों से प्रेम है, जड़ी बूटियों से प्रेम है, दूसरी तरफ बाबा रामदेव हैं जिनको योगा से प्रेम है। आप लोगों ने शुरू किया था एक दिव्य फार्मेसी करके, लेकिन दिव्य फार्मेसी के बाद अचानक से इतना बड़ा कारोबार फैलाने का फैसला कैसे ले लिया आपने? दिव्य फार्मेसी के माध्यम से हम सेवा कर रहे थे, औषधियां आदि बना रहे थे। उस समय पर ही एक दो घटनाएं ऐसी हुई कि जहां पर हमको हमारे दिल को बड़ी पीड़ा पहुंची। जैसे उस समय पर कुछ किसान लोग यहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि जी हमारा आंवला है नहीं बिक रहा है, हम तो आंवले के पेड़ काटने वाले हैं। स्वामी जी को बड़ी चिंता हुई। स्वामी जी ने कहा कि ये आंवला पेड़ काट देंगे तो अगले साल तो च्यवनप्राश के लिए भी आंवला नहीं मिलेगा, या जो मुरब्बा वगैरह हम बनाते थे उसके लिए नहीं मिलेगा। तो आंवला इतनी ज्यादा क्वांटिटी में था, मेरे को शायद याद है कि 500-600 टन के लगभग था। तो उतने आंवले को हम करेंगे क्या? फिर स्वामी जी ने कहा ऐसा करो, इनका आंवला खरीद लो। हमने कहा महाराज इसका करेंगे क्या? तो ना कोई मार्केट सर्वे, ना योजना, ना कभी प्लानिंग, कुछ नहीं, सिर्फ भावना। कि भावना ये कि किसानों का भला होना चाहिए। इनका ये जो है आंवला पेड़ कट जाएंगे तो पेड़ तैयार होने में 20 साल लगते हैं, और अभी ये तुरंत हो जाएगा तो ये खतरनाक काम हो जाएगा।
तो हमने फिर तुरंत निर्णय लिया और जूस निकालने का कोई साधन नहीं, मशीन नहीं। पंजाब एग्रो के वहां पर हमने जा करके वो जूस वगैरह निकलवाने के बाद हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम उन लोगों को पैसा पेमेंट कर पाते जूस निकालने का भी। काफी टाइम लगा, वो लोग प्रेशराइज करते रहे। पर भगवान की दया से कि स्वामी जी ने कहा कि आंवला बहुत गुणकारी है, लाभकारी है, शिविरों में बेचना शुरू किया या प्रचार करना शुरू किया। हमें खुशी है कि उस आंवला अगले सीजन आने से पहले हम लोगों ने लोगों तक पहुंचा दिया। और बाद में आज 40-50 कंपनी से ज्यादा लोग, बड़े बड़े लोग आंवले का जूस बेच रहे हैं। तो हमने तो एक नई चीज बेचने की शुरुआत आप लोगों ने की जी। उससे पहले कभी कोई कल्पना मुझे भी लगता था कि हम कैसे कोई आंवले का जूस पी सकता, कसैला होता है, स्वाद इतना अच्छा नहीं होता। इसी तरह से किसी योजना के शुरू कर दिया जी, बिल्कुल, सिर्फ भावना से। उसी तरह उस समय पर एलोवेरा जूस था, एक कंपनी 1200-1300 रुपए लीटर बेचती थी। तो उस समय पर हमको पता चला, हमको बड़ी पीड़ा हुई कि ये तो बहुत सस्ता एलोवेरा खरीद के इतना महंगा बेचते हैं। हम लोगों ने एलोवेरा जूस बनाया, तब हमने कॉस्ट आदि जोड़ जाड़ करके थोड़ा अपना प्रॉफिट जोड़ा, तो 150 रुपए लगभग लीटर में हमने कहा कि हम दे सकते हैं। 150 रुपए लीटर हमने जूस शुरू किया। तो वो जो कंपनी जो बेचती थी 1300, आज पता चल लोग बताते हैं कि 300 रुपए लीटर में आ गए। हमारा 150 रुपए में पूरा नहीं पट पा रहा था, तो अभी हमको लगभग 200 रुपए करना पड़ा। तो यानी कि हमारी जो सोच है, किसानों को अपने उत्पाद का पूरा मूल्य मिले, लोगों को सस्ते में प्रोडक्ट मिले, गुणवत्ता के साथ हम बनाएं। लेकिन ये जो आपने बड़ी बात है, किसानों को अपने उत्पादों का वाजिब मूल्य मिले। सरकार ने ऐलान किया था जब मोदी सरकार आई थी कि किसानों की आमदनी को हम दोगुना कर देंगे। तो आपने जो किसानों से काफी वर्षों से जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है दोगुना करने की जो कोशिश है वो कैसे सफल हो पाएगी? जो किसानों से गवर्नमेंट की नीयत बहुत अच्छी है, साफ है, स्पष्ट है। उसमें जो मैं समझता हूँ कि किसानों को हम आय को दुगुना करना चाहते हैं या जो उनके उत्पाद का मूल्य को हम दुगुना देना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ही उपाय है कि फूड प्रोसेसिंग को हम बढ़ावा दें। जब खाद्य प्रसंस्करण इस देश में बढ़ेगा, हमारे कोल्ड स्टोरेज हैं, वेयर हाउसेज हैं, यदि वो बढ़ेंगे तो हम पूरे उत्पाद दे पाएंगे। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल सरकार को देनी चाहिए। और किसानों के लिए जहां जहां पर जो जो उत्पाद होता है, क्लस्टर कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर का सिस्टम डेवलप करके हमारे पास ऐसे ऑथेंटिक आंकड़ा होनी चाहिए। यदि किसान ने यदि कोई भी चीज लगाई हो तो सरकार के पास ऐसे आंकड़े हों और सरकार के पास उस उत्पाद को उचित मूल्य दिलाने के लिए एक व्यवस्था बने। ऐसे माहौल में जब हम लोग किसानों को ज्यादा आमदनी की बात देने की बात करते हैं, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की बात करते हैं, मेक इन इंडिया एक मुहिम सरकार ने लाई कि आप बाहर के लोग आइए, भारत में सामान बनाइए। इस मेक इन इंडिया मुहिम को आप स्वदेशी के जो आंदोलन चला रहे हैं उससे कितना हद तक एक प्लेटफॉर्म पर पाते हैं? देखिए, जो विदेशी लोग आएंगे हिंदुस्तान में, वो लोग हमारी साथ उनकी भावनाएं जुड़ी होंगी, ये जरूरी नहीं है। वो भावना के लिए नहीं आएंगी, वो विशुद्ध रूप से अपना काम करने के लिए आएंगे। और हमारी ये सोच है कि हम देश को बाजार नहीं समझते हैं, हम देश को अपना परिवार समझते हैं। फर्क ये है। तो जो पीड़ा देशवासियों के अंदर होगी, हाँ, टेक्नोलॉजी के ऊपर वो लोग आए, टेक्नोलॉजी लेकर के आए और टेक्नोलॉजी को हम देश को आगे बढ़ाने के लिए जब बाजार समझ करके आए, शायद हमारे को टेक्नोलॉजी सस्ती पड़ेगी। परंतु जितना भी जो हमारे जीरो टेक्नोलॉजी की जो चीजें हैं, फूड प्रोसेसिंग वगैरह की चीजें हैं या हमारे कल्टीवेशन की जो प्रोग्राम की जो चीजें हैं, इनको तो हमको ही आगे आना होगा, हमको ही सोचना होगा, क्योंकि हम यहाँ के वातावरण को जानते हैं। मेक इन इंडिया की जो पूरी पॉलिसी है उससे बहुत हद तक आप सहमत नहीं, मुझे लगता है। नहीं, असहमति की बात नहीं है। टेक्नोलॉजी के रूप में वो बहुत बढ़िया है, परंतु यदि हम जीरो टेक्नोलॉजी की बात करें तो मेक इन इंडिया होनी चाहिए और वो मेड इन इंडिया भी हो और वो देश के लोगों के द्वारा ही हो। हम ये चाहते हैं कि देश के लोग आगे आए। एक दूसरी पॉलिसी जो बिल्कुल आपके सेक्टर से जुड़ी हुई है वो है खास तौर से कि फूड रिटेल में या फिर क्या मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई को ले आया जाए, क्योंकि यहाँ पर दलील ये दी जा रही है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोगों को सामान रखने की जगह नहीं है, वेयर हाउसेज नहीं है, विदेशी पैसे आएंगे, एफडीआई आएगा तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा और ज्यादा अच्छे से तरक्की कर पाएगा ये सेक्टर। ये कहना कितना सही है, क्योंकि आप तो बगैर एफडीआई के इतनी तरक्की कर चुके हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि एफडीआई ठीक है, सरकार की नीतियां, सरकार की जो एक WTO आदि से उनका जो एक समझौता, वो उनका कार्य है, वो उनका कार्य करें। हम लोग खड़े होकर हम अपना काम करें। यदि देशवासी काम कर लेंगे तो विदेशी लोगों के एफडीआई वगैरह की जरूरत पड़ेगी नहीं ना। हम लोग जागरूक नहीं है, हम चेतन नहीं है, तो हमको चेतन करने के लिए दूसरा आकर के जब पकड़ करके हमको हिलाता है तब तो हम जागते हैं। तो प्रवृत्ति यदि हम छोड़ दें तो हम लोग अपने आप देश को। कई सारे स्वदेशी मंचों ने इसका विरोध किया, कहा कि विदेशी लोग आएंगे तो जो यहाँ के छोटे फूड प्रोसेसिंग कंपनी इस विषय में वो थोड़े से नुकसान में आ जाएंगे। इस विषय में हमारी जो सोच है ना, हमारी सोच थोड़ी सी अलग है कि वो जो कह रहे हैं, सरकार जो कह रही है वो भी कुछ अंश में सही है, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भी कुछ अंश में सही है। वास्तविकता यह है कि हम लकीर मिटाने की जगह पर यदि लंबी लकीर खींच लें
तो लकीर फिर कोई मिटाने का कोई प्रयास करेगा नहीं और कोई उसकी आवश्यकता भी नहीं रहती है। हम ऐसा काम करें कि जैसा आज पतंजलि है, हम कभी लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि कोई ऐसा बड़ा स्वदेशी मूवमेंट इस रूप में खड़ा हो जाएगा, जो एमएनसी जितनी बड़ी बड़ी जो पूरी दुनिया की घाघ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपनी जड़ें इतनी गहरी जड़ें बैठी हैं, उनकी जड़ें भी उखड़नी शुरू हो सकती हैं। अरे एक जोर लगा करके जरा देखो तो सही, उनकी जड़ें इतनी मजबूत नहीं है कि हम बिल्कुल ही हिला ही नहीं सकते। प्रयास तो करें, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम दम तो लगा करके देखें। पतंजलि के तौर पर आने वाले सालों में किस तरह का दम लगाने वाले हैं? क्या कुछ नए प्रोडक्ट लाने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी हम लोग जैसे हमने कहा कि फूड प्रोसेसिंग में हम लोग हैं, हर्बल कॉस्मेटिक में हैं, हर्बल मेडिसिन में हैं, और आगे हम लोग जा रहे हैं कि कुछ वस्त्रों को लेकर के, स्वदेशी वस्त्रों को लेकर के स्वामी जी की सोच है। कल्टीवेशन के ऊपर हम लोग योजना बना रहे हैं, फार्मर्स को कैसे ट्रेनिंग देकर के हम लोग तैयार कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। रिसर्च के क्षेत्र में, क्योंकि कई बार बात आती है कि पतंजलि के पास क्या है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आज मैं कल हरियाणा से आया हूँ और वहां पर भी मेरे 30 साइंटिस्ट जो टॉप लेवल के बॉटनिकल सर्वे की टीम आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ी है तो पतंजलि के पास है। आयुर्वेद के रिसर्च के ऊपर सबसे बड़ी टीम है तो पतंजलि के पास है। प्राचीन जो लिटरेचर के ऊपर काम करने वाले रिसर्चर की टीम है तो पतंजलि के पास है। यदि देश के अंदर आयुर्वेद के लिए सबसे ज्यादा बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो पतंजलि के पास है। लेकिन इन सब के बावजूद आचार्य जी आपका एक्सपोर्ट का मार्केट बहुत कम है, आप सिर्फ भारत हम लोगों ने प्रयास नहीं किया। आपकी जानकारी के लिए लक्ष्मण भाई मैं बता देना चाहता हूँ कि नागपुर SCZ के अंदर हमारा काम स्टार्ट हो चुका है। बड़े लेवल पर 1 साल से पहले जो सेटअप है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो हमारा हर्बल कॉस्मेटिक जो FMCG के लिए और आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के लिए, फूड के लिए यूनिट बन करके खड़ा हो जाएगा। इसके अलावा कुछ टारगेट रखा आपने कि 5 साल में एक्सपोर्ट का कितना पहुंचा देना है? टारगेट यह है कि हम बेहतरीन से बेहतरीन काम करें। जैसे अभी हमारा टारगेट था मात्र नवंबर के 6 तारीख को हम लोगों ने, ये आपको क्योंकि आप बिजनेस की और लोगों को उद्योग के विषय में बताते हैं, आपको उस विषय में जरूर मैं चाहूंगा कि एक बार आप तेजपुर आसाम के लिए लोगों को बताएं, देशवासियों को, कि मात्र हम लोगों ने, क्योंकि आसाम का नाम आते ही अशांति और एक तरह से लोग वहाँ पर उग्रवादी ये सब याद आते हैं, परंतु वहाँ के लोगों में भी भावना है, संवेदना है, और मात्र हम लोगों ने 3 महीने के अंदर में बहुत बड़ी यूनिट खड़ा करके और हम लोगों ने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। ये देश के लिए उदाहरण है। इसी तरह से बड़ी यूनिट अब हम नागपुर में करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी यूनिट हम इंदौर में करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी यूनिट अभी हम यहाँ नोएडा में करने जा रहे हैं। जी, नोएडा में करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग जम्मू के लिए भी हम सोच रहे हैं। इसके अतिरिक्त अभी हम आंध्र प्रदेश में हम जा रहे हैं, वहाँ पर विजयनगरम में भी हम योजना बना रहे हैं। एक आखिरी सवाल आचार्य जी मेरा ये रहेगा, एक सेगमेंट बहुत तेजी से उभर रहा है, वो है ई कॉमर्स। 2 सवाल इसमें जुड़ा हुआ है। ई कॉमर्स में क्या आप उतरने जा रहे हैं? दूसरा सवाल कि ई कॉमर्स कंपनियां आपके प्रोडक्ट पर जो डिस्काउंट देती हैं वो कितना सही है, क्योंकि आप तो MRP से कम में बेचना चाहते ही नहीं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑफिशियली हमारा जो साइट है उसके थ्रू हम सेल करते हैं बहुत थोड़ी क्वांटिटी में। बाकी लोग जो है अनऑफिशियली या हमसे बिना सहमति स्वीकृति के बेचते हैं, इलीगली बेचते हैं एक तरह से, और वो लोग डिस्काउंट इसलिए देते हैं क्योंकि पतंजलि के प्रोडक्ट डिस्काउंट के नाम पर उनके साइट पे जो ज्यादा लोग आए और ज्यादा यूजर्स आएंगे तो दूसरे प्रोडक्ट से उनको प्रॉफिट मिले, वो उनकी नीयत साफ सही नहीं है। चलते चलते क्या आप ये बताना चाहेंगे कि इस बाजारवाद की दुनिया में जहां MNC से आपको टकराना पड़ रहा है, थोड़े बहुत समझौते आपको भी लगता करना पड़ता है? क्योंकि मैंने देखा कि एक रुचि सोया के साथ आपने आउटसोर्स करने का फैसला लिया। नहीं, उसमें मैं थोड़ा निवेदन कर दूं। मैं देखो, फ्यूचर ग्रुप की जहां तक बात है, उनके पास अपने जो मॉडर्न चैन पूरा बना हुआ है, तो सेल के लिए, क्योंकि हम लोगों को जो उत्पाद हैं उन उत्पादों को हमको पहुंचाना ही था लोगों तक, तो एक साधन था, तो हमने कहा इसका भी हम प्रयोग कर लेते हैं। और बाकी जो यूनिटें हैं वो हमारे लिए लोन लाइसेंस, वो इस तरह की प्रक्रिया होती है। हमारी पूरी QC टीम, क्वालिटी कंट्रोल, हमारा पूरा सेटअप हमारा वहाँ रहता है तामझाम। जो उनका बना हुआ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बनी हुई जो मशीन है, उस मशीन को हम लोगों ने वो यूज कर रहे हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्वालिटी हमारी होगी, टीम हमारी होगी, प्रोडक्शन हमारा होगा एक्सक्लूसिव। तो जो बनी हुई फैक्ट्रियां हैं और दूसरा भी कोई देना चाहता है तो हमारे अनुकूल होगा तो हम करेंगे। क्योंकि मैं समझौतावाद की बात इसलिए की क्योंकि आपको नहीं, इसको आप समझौता नहीं कहिए, आप इसको ये कहिए कि पतंजलि अपने समझौतों से, अपने उसूलों से बिना समझौता करे वो आगे बढ़ रहा है पूरी प्रामाणिकता के साथ में पूरी। नहीं तो हम समझौता करने की क्या थी? लोग जैसे कई बार अभी भी सिग्गू छोड़ते रहते कि पतंजलि जो है ना दूसरे का सामान पैक करके बेचता है।
तो ये तो सबसे अच्छा उपाय है यदि आरोप लगाने के लिए। तो यदि हम ऐसा करते तो फिर हम इस तरह के समझौता और सब चीजें हम लोग नहीं करते। समझौता की बात इसलिए मैंने कही क्योंकि विज्ञापन ही हमने देखा, पहले अपने बाबा जी को उतारा, उसके बाद हमने देखा हेमा मालिनी जी आई, फिर हमने देखा पिछले दिनों आपके सौंदर्य के प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक खूबसूरत लड़की और एक बदसूरत लड़की के बीच में आपने तुलना की। तो मुझे लगा थोड़े बहुत आप भी लगता है कहीं न कहीं एमएनसी से मुकाबला करने के लिए उनकी राह पर चलना जरूरी हो गया। हम राह पर चलेंगे अपने उसूलों से समझौता करके नहीं, हम राह पर चलेंगे अपने उसूलों के साथ। और दूसरी बात यह रही कि हेमा जी हमारे परिवार से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया हमसे एडवर्टाइजमेंट के लिए। भाई सुशील पहलवान जी घी के लिए आए थे, उन्होंने कहा स्वामी जी कोई काम बताओ मैं करता हूँ। स्वामी जी ने कहा घी खा के तो तू पहलवान बना, घी खा कर। तो इस तरह से परिवार की तरह से वो लोग जुड़े हैं, भावना से जुड़े। अभी बहुत सारे एक्टर्स हैं, एक्टर दूसरे लोग हैं, वो कहते हैं जी बाबा जी हमसे भी कुछ करा लो ना आप। यानी कि वो अपनी तरफ से उनको लगता है कि हम पतंजलि से जुड़े, उनके लिए भी गर्व महसूस होता है। ये हमारे लिए बड़ी प्रशंसा, मतलब अपने आप गर्व अनुभव करने की बात है, हमको अच्छा लगता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सिंध सी आवाज के लिए वक्त निकाला और सारे सवालों का आपने काफी बेबाकी से जवाब दिया, इसके लिए और शुक्रिया जी। धन्यवाद।